गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रोडक्शन ओवरहेड बजट के बारे में बताऊंगी। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट उत्पादन उपरिव्यय बजट बोलते हैं। उत्पादन उपरिव्यय बजट के अंतर्गत उत्पादन को पूरा करने के लिए बजट अवधि में जितने भी कारखाना उपरिव्यय होते हैं उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है। इनको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं और वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम अप्रत्यक्ष सामग्री इंडायरेक्ट मटेरियल, अप्रत्यक्ष श्रम इंडायरेक्ट लेबर तथा अप्रत्यक्ष कारखाना उपरिव्यय को इंडायरेक्ट प्रोडक्शन जो एक्सपेंसेस हैं या फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं उनको शामिल करते हैं। तो यह इस बजट के निर्माण के लिए जितने भी खर्चे होते हैं विभिन्न विभागों को उनको हम परिवर्तनशील तथा स्थिर, ठीक है, वेरिएबल, फिक्स्ड एवं सेमी वेरिएबल, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ना ही वेरिएबल होते हैं ना ही फिक्स्ड, जिनका कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है, उनको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम 3 भागों में वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक्सपेंसेस का इस प्रकार विभाजन किया जाता है ताकि वह उससे संबंधित विभागों को आवंटित किए जा सके। हर विभाग के कितने खर्चे हैं वहाँ पर उसका अलॉटमेंट आसानी से हो सके। सेवा संबंधी विभागों के व्यय को पुनः उत्पादन विभागों में आवंटित भी कर दिया जाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो उसको प्रोडक्शन में अगर कुछ ओवरहेड्स अगर जो यूज़ हो रहे हैं सेवा क्षेत्र के तो उसको इसमें हम आवंटित कर देते हैं। तो उत्पादन उपरिव्यय बजट बनाते समय यह निर्धारण करना आवश्यक होता है कि उत्पादन एवं सेवा विभागों के व्यय को उनकी प्रकृति के अनुसार स्थायी और परिवर्तनशील में विभाजित किया जाए। जैसे मैंने आपको बताई है, यदि किसी परिवर्तन की संभावना हो तो उसकी भी व्यवस्था पहले से कर ली जाती है। अगर स्थायी जो व्यय हैं अगर उसमें कुछ परिवर्तन है तो उसको हम पहले से उसका व्यवस्था कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाने के लिए व्यय को हम 3 भागों में बांटेंगे, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स लिमिटेड का प्रबंधक 1 जुलाई 2010 से प्रारंभ होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए बजट तैयार कर रहे हैं। बजट प्रक्रिया के अंग के रूप में उसने उत्पादन मात्रा की विशिष्ट दशाओं में कारखाना उपरिव्यय की कुछ मदों का अनुमान लगाया है जो इस प्रकार है। वो प्रोडक्शन जो है वो 1,20,000 और 1,50,000 प्रोडक्शन है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इस पे एक्सपेंसेस गिवन है। इनडायरेक्ट मटेरियल 2,64,000 और 1,50,000 का 3,30,000 है। इनडायरेक्ट लेबर का 1,50,000 है और 87,500 है। मेंटेनेंस जो है वो 1,20,000 के लिए 84 है और 1,50,000 के लिए 1,02,000 है। सुपरविजन गिवन है 1,98 और 2,34 और इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस है 94,000। तो ये हमें खर्चे गिवन है। ऊपर दिए गए कारखाना उपरिव्यय की मदों के लिए हमें 1,40,000 इकाइयों के लिए उत्पादन बजट बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो हमें उत्पादन उपरिव्यय गिवन है इसमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, चेंजेस इन एक्सपेंसेस को चेंजेस इन आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास 1,20,000 के लिए खर्चे गिवन है और 1,50,000। तो उत्पादन में जो परिवर्तन आया है 1,20,000 से 1,50,000 हुआ है तो उत्पादन 30,000 से बढ़ा है। ठीक है, तो ये उत्पादन जो है उत्पादन में परिवर्तन के कारण खर्चों में क्या क्या परिवर्तन आया है। जैसे इनडायरेक्ट मटीरियल 2,64 से 3,30 हुए हैं। इसका मतलब 3,30 में से अगर हम 2,64 घटाते हैं तो 66,000 में इनडायरेक्ट मटेरियल बढ़ा है। तो इसके द्वारा हम चेंजेस इन कॉस्ट और चेंजेस इन प्रोडक्शन को लेते हुए हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, चेंजेस इन एक्सपेंसेस, चेंजेस इन आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लिया है वो लिया है इंडायरेक्ट मटेरियल। इंडायरेक्ट मटेरियल 66,000 जैसे बड़ा है, मैंने आपको बताया 2,64 से 3,30 हो गया, उत्पादन 30,000 है। तो पर यूनिट कितना आ गया 2,20। तो इसके यहाँ पर कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, 1,20,000 के लिए को 2,20 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2,64 आ रहा है। ठीक है, तो 2,64 ही 1,20 की लागत है। इसका मतलब सारी की सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अगर यहाँ डिफरेंस आता है, ठीक है, अगर जैसे 1,20,000 को 2.220 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कोई 2 लाख आता है तो इसका मतलब जो बाकी का जो बैलेंस फिगर है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कौन सी वेरिएबल है, कौन सी सेमी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है। इसका एक तरीका और है, 2,64,000 को आप 1,20 से डिवाइड कीजिए, 3,30,000 को 1,50 से डिवाइड कीजिए। अगर इसमें दोनों सेम आता है
तो इसका मतलब वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास 2 रुपये 20 पैसे आएगा, इसका मतलब ये वेरिएबल है। 2 64 को 1 20 से करेंगे तो 2 20 आएगा, और 3 30 को 1 50 से करेंगे तो भी 2 20 आएगा, इसका मतलब वेरिएबल है, ठीक है ना। और अगर किसी कोस्ट को हम डिवाइड, जैसे मेंटेनेंस कोस्ट को 84,000 को अगर हम 1 20 से करते हैं, और अगर जो 1,02,000 1,50,000 की जो कोस्ट है मेंटेनेंस, 1,02,000 मेंटेनेंस कोस्ट है 1,50,000 इकाइयों को, तो 1,02,000 को 1,50,000 से डिवाइड करते हैं तो अलग आता है। तो दोनों अगर वेरिएबल कोस्ट अलग आती है, इसका मतलब वो सेमी वेरिएबल है। तो मेंटेनेंस और सुपरविजन इस तरह से करेंगे तो सेमी वेरिएबल आएगी। और इंजीनियरिंग सर्विस 94 अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये फिक्स्ड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, नहीं तो जैसे वर्किंग नोट्स में करके दिखाया हुआ है, ये आप इस तरह से सीधा ही निकाल सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, चेंजेस इन एक्सपेंसेस, चेंजेस इन आउटपुट, वो 2 रुपये 20 पैसे आया है। इनडायरेक्ट मटेरियल, उसको हम किसी भी प्रोडक्शन, चाहे 1 20 से मल्टीप्लाई करें चाहे 1 50 से, जो हमें गिवन प्रोडक्शन है, ठीक है। अगर वही लागत आती है जो ऊपर गिवन है वेरिएबल कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इसका मतलब वो क्या है, वेरिएबल ही है। तो 1 20 को 2 20 से क्या 2 64 आया, तो 2 64 का 2 64 क्या है, वेरिएबल ही है, ठीक है ना। तो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना हो गया, 2 रुपये 20 पैसे। इसको 1 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,08,000 आ जाएगा। इस तरीके से इनडायरेक्ट वेरिएबल लेंगे, इनडायरेक्ट वेरिएबल वही चेंजेस इन एक्सपेंसेस और चेंजेस इन आउटपुट। तो एक्सपेंसेस जो बढ़ी है इनडायरेक्ट लेबर की 1 50 1 87,500 हुई है, तो डिफरेंस कितना हो गया 37,500, और उत्पादन वही 30,000 ही है। 30,000 से डिवाइड किया 1.25। अब 1.25 को 1,20,000 से मल्टीप्लाई करके अगर हम देखते हैं तो 150 आ रहा है, जो कि इनडायरेक्ट लेबर जो हमें गिवन है उसके बराबर है। इसका मतलब देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, ये सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम जो 1,40,000 की जो वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं स्टेटमेंट में, तो इनडायरेक्ट लेबर को में 1.25 आई है, 1 रुपये 25 पैसे। इसको 1,40 से मल्टीप्लाई तो 1,75 आ गई। इसी प्रकार हम सारे पहले वर्किंग नोट्स में पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चंस करेंगे कि ऊपर वो बना सकते हैं स्टेटमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट बना सकते हैं। मेंटेनेंस देखेंगे तो मेंटेनेंस 84 से 1,02,000 होगी, तो डिफरेंसेस इन एक्सपेंसेस कितना आ गया मेंटेनेंस के केसेस में 18,000, ठीक है। आउटपुट 30,000 का अंतर ही है, तो 60 पैसे आ गया। अब 1,20,000 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 72,000 आ गया। और मेंटेनेंस हमें गिवन कितनी है, 1 20 की 84, इसका मतलब 12,000 हमारा क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो 12,000 ये हम फ्लेक्सिबल बजट में भी अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हम सेमी वेरिएबल को फिक्स्ड वेरिएबल में बांटते हैं। तो वहाँ आप करेंगे तो हमें नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये 84 है और हमारा कितना है, 72,000, इसका मतलब 12 फिक्स्ड है। अब जो ये फिक्स्ड है ना, ये हर लेवल पे फिक्स्ड रहेगा, चाहे आप 1,20,000 का उत्पादन करें, चाहे 1,40,000 का करें, चाहे 1,50,000 का करें, चाहे 2,00,000 इकाइयों का करें, अधिकतम संभव उत्पादन तक ये क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। तो ये 12 ही आएगा। तो 12 अमाउंट फिक्स्ड हो गया, और इसके अंदर वेरिएबल कितना हो गया, 60 पैसे, ठीक है। इसी प्रकार हम सुपरविजन की निकालेंगे। सुपरविजन में देखेंगे चेंजेस कितना हुआ सुपरविजन में, वर्किंग नोट में देखिए 1,98 से 2,34 हो गया, तो 36,000 जो चेंज आया, और उत्पादन 30,000 बढ़ा है, तो पर यूनिट 1,20 आ गया, ठीक है। 1,20,000 को 1,20 से मल्टीप्लाई करते तो 1,44 आया है। तो बाकी का क्योंकि कॉस्ट हमें 1,98 गिवन है, इसका मतलब 54,000 हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 54,000। वो हर लेवल पे 54 रहेगी, 1,40,000 पे भी 54 रहेगी, 1,20 पे भी 54 है, और 1,50 पे भी 54 रहेगी, ठीक है ना। और इंजीनियर एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड ही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि कौन सी वेरिएबल है, कौन सी सेमी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है। और हमने वेरिएबल यूनिट पर यूनिट निकाल के देख ली। फिक्स तो हर कितनी भी उत्पादन किया जाए उनके लिए फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जितनी भी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आई है और जितना उत्पादन करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेमी वेरिएबल में हम अलग अलग बांट दिया, वेरिएबल अलग कर दिया, फिक्स्ड अलग कर लिया। वेरिएबल पोर्शन को तो पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, और फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर तो हमारा वेरिएबल आया है इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में। मेंटेनेंस और सुपरविजन सेमी वेरिएबल है, जिसको हमें फिक्स्ड वेरिएबल में वर्किंग नोट में अभी बांटे ही है। और इंजीनियरिंग सर्विस क्या है, फिक्स्ड है। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड बजट बनाएंगे 1,40,000 इकाइयों के लिए। सबसे पहला हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये हमने निकाला है वर्किंग नोट में। पर यूनिट कितना है, 2 रुपये 20 पैसे, तो टोटल हो गया 3,08,000। 1,40 को 2,20 से मल्टीप्लाई किया, 3,08,000 आ गया।
इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल जो है वो 1 रुपये 25 पैसे आया है हमारा, ठीक है, और हमने 1 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1,75,000 आ गया। मेंटेनेंस जो है इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटा है, मेंटेनेंस फिक्स्ड क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट आई है वो 60 पैसे है, तो 140 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट हमने निकाली ही थी मेंटेनेंस में, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 12,000, ठीक है, 12,000 और ये 84,000 आया है। सुपरविजन में हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आई है 54,000 आई है, और वेरिएबल 1 रुपये 20 पैसे, नीचे डी में जो हमने निकाला है डी के अंतर्गत, तो 1 रुपये 20 पैसे, तो 140 को 1 20 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1,68,000 आ गई। और लास्ट इंजीनियरिंग सर्विस जो है वो फिक्स्ड ही है, तो फिक्स्ड रहेगा 94,000। इन सबको हम जोड़ देंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, हम सबसे पहले जो भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो गिवन होते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल है, अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से नहीं बताया कौन सा सेमी वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है। तो जो हमें 2 स्तरों पर लागत गिवन होती है प्रोडक्शन ओवरहेड, तो उसमें हम 2 लेवल, जैसे यहाँ पे उत्पादन स्तर 1,20,000 और 1,50,000 है, तो उनको हम तुलना करके हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसमें एक तरीका तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम दोनों को जैसे जो भी लागत गिवन है उनके उत्पादन से डिवाइड करते हैं और पर यूनिट दोनों में सेम आती है, इसका मतलब वेरिएबल है। अगर दोनों में अलग आती है इसका मतलब वो सेमी वेरिएबल है, और तो दोनों सेम है इसका मतलब फिक्स्ड है। ये देखने के बाद फिर हम उसको फॉर्मूला लगाएंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। उसमें फॉर्मूला यही रहेगा, चेंजेस इन एक्सपेंसेस और चेंजेस इन आउटपुट, वो कर लेते हैं, उसको डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं और उसको किसी भी लेवल के आउटपुट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर वो सेम ही आता है इसका मतलब वो वेरिएबल है, वहाँ पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ये दूसरा तरीका है ये देखने का, ठीक है। अगर कोई सेमी वेरिएबल है तो उस केसेस में हम पर यूनिट पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, चेंजेस इन एक्सपेंसेस और चेंजेस इन आउटपुट करके, और उसको किसी भी लेवल पे 1,20 जो हमें गिवन है यहाँ पर 1,50 उससे मल्टीप्लाई करके हम उस लेवल की हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, और जो गिवन है वो टोटल गिवन है ना, उसमें से हम वो माइनस करके उसका फिक्स पोर्शन निकाल लेते हैं। वो फिक्स पोर्शन वो हर लेवल पर सेम ही रहेगा, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो हर लेवल पर फिक्स्ड रहते हैं। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस है 94, 1,40,000 पे भी 94 ही रहेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, एक थोड़ा उदाहरण और देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रत्येक माह के लिए उत्पादन बजट तथा 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि के लिए उत्पादन लागत बजट तैयार करना है। तो हमें इसमें उत्पादन बजट भी बनाना है और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बनाना है। तो उत्पादन बजट जैसे मैंने आपको बताया कि उत्पादन बजट बनाने के लिए जो भी हमें सेल्स चाहिए होती है, अगर यहाँ पर कई महीनों के लिए बनाना है हमें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए बनाना है हमें, ठीक है। प्रत्येक माह के लिए 6 अवधि के लिए बनाना है, तो 6 माह हम दिखा देते हैं और उसमें सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना टोटल प्रोडक्शन चाहिए, और जितना ऑलरेडी हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक उसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाता है यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस की कितना हमें प्रोडक्शन करना है। तो इसमें हमें जो गिवन है विभिन्न महीनों में बेची जाने वाली इकाइयाँ जो गिवन है, जुलाई में 1100 है, अगस्त में 1100 है, सितंबर में 1700, अक्टूबर में 1900, नवंबर में 2500, दिसंबर में 2300 और जनवरी का हमें बनाने नहीं, पर हमें जनवरी में जो गिवन है वो 2000 गिवन है, ठीक है। उसमें हम आगे हमें गिवन है किसी भी माह में यहाँ अर्धनिर्मित माल, यहाँ पे कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। प्रत्येक माह के अंत में निर्मित इकाइयों का स्टॉक अगले माह की बिक्री का आधा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है वो अगले माह की, मतलब जुलाई में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगस्त में जो बिक्री है उसका आधा है, और अगस्त में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा सितंबर की बिक्री का आधा होगा। इसी प्रकार दिसंबर में जो स्टॉक होगा वो जनवरी की, इसलिए हमें यहाँ जनवरी की सेल्स गिवन है, ठीक है ना। तो जनवरी की जो सेल्स है उसका आधा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल लेंगे, जुलाई में जो अगस्त का आधा होगा तो 1100 का आधा 550 हो गया, अगस्त में सितंबर का आधा होगा तो 1700 का आधा 850 हो गया, ठीक है। सितंबर में अक्टूबर का आधा 950 हो गया, अक्टूबर में नवंबर का आधा, नवंबर की 2500 सेल है तो 1250 हो गया, और नवंबर में दिसंबर का आधा, दिसंबर की 23 है तो 1150, और दिसंबर में जनवरी का आधा, जनवरी की 2000 सेल है तो 11,000 हो गया। इन सबको हम जोड़ देंगे तो टोटल रिक्वायर्ड प्रोडक्शन आ जाएगा। इसमें से हम ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक के बारे में हमें जो सूचना गिवन है वो ये गिवन है कि होने वाले बजट के उत्पादन
जो है ओपनिंग स्टॉक जो है जुलाई में जो ओपनिंग स्टॉक है, जो जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगस्त का ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगस्त का क्लोजिंग सितंबर में ओपनिंग हो जाएगा। और जुलाई में कुछ भी ओपनिंग हमें कुछ सूचना नहीं गिवन है, तो हम जो जुलाई का जो स्टॉक है ये मानते हुए जून में जो जुलाई की जो सेल है ना, अगर प्रीवियस जून ले तो उसमें जुलाई की जो सेल है उसका आधा होगा, तो जुलाई की सेल का ही आधा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जुलाई में जो सेल है वो 1100 है, इसका आधा 550 ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करनी है जुलाई में 1100। इसी प्रकार अगस्त में मतलब उसी महीने की सेल का आधा है, चाहे अब जुलाई का आधा हम ले लो, जुलाई की जो क्लोजिंग है वो अगस्त में ओपनिंग है, और जुलाई की क्लोजिंग कैसे निकाली हमें, अगस्त की सेल का आधा करके और या फिर अगर ओपनिंग निकालना है तो उसी महीने की सेल का आधा, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अगस्त का जो ओपनिंग 550 हो गया, सितंबर का 1700 का 850, या अगर आप अगस्त का क्लोजिंग देखिए तो 850 है, वो सितंबर में ओपनिंग हो गया। और अक्टूबर का ओपनिंग 950 हो गया 1900 का, नवंबर का ओपनिंग 2500 का आधा 1250 हो गया, और दिसंबर का ओपनिंग 2300 का 1150 हो गया। इनको माइनस कर देंगे टोटल रिक्वायर्ड प्रोडक्शन में से, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जोड़ के जो टोटल रिक्वायर्ड आया है। तो जुलाई में हमें 1100 उत्पादन करने हैं, अगस्त में 1400, सितंबर में 1800, अक्टूबर में 2200, नवंबर में 2400, दिसंबर में 2150, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन बजट निकालने के लिए कहा गया है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था प्रोडक्शन बजट कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, ठीक है ना। सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देते हैं, उससे हमें टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाती है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, एक तो सेल के लिए प्रोड्यूस करना है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक रखने के लिए, ठीक है। तो टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाती है, और उसमें से जो ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि हमें जो उत्पादन के लिए अनुमानित कारखाना ऊपरी प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है फॉर द 6 मंथ्स 31 दिसंबर 2010 के लिए। तो इसके लिए हमें गिवन है क्वेश्चन में प्रोडक्शन टोटल जो है उत्पादन जो गिवन है 22,000 इकाइयों का उत्पादन करना है। आउटपुट जो है वो अगर इनको जुलाई में जोड़े, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 6 महीने में हमें टोटल जो प्रोडक्शन करना है वो करना है 1150 यूनिट्स का, ठीक है। और जो हमें सूचनाएं गिवन है वो गिवन है 2 दिसंबर उत्पादन 22,000 गिवन है, प्रत्यक्ष सामग्री 10 रुपये गिवन है, मजदूरी 4 रुपये है, डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये, डायरेक्ट वेजेस 4 रुपये गिवन है, और जो कारखाना ऊपरी हुई 88,000 गिवन है। जो ये 88,000 जो हमें गिवन है ये 22,000 इकाइयों के लिए 88,000 हमें गिवन है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब ये नहीं है कि ये कि कैसे हैं, जो भी हमें टोटल जो वेरिएबल जो हमें गिवन है 88,000, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये है, और हमें प्रोडक्शन कितना है टोटल कर लिया ना जुलाई से लेकर दिसंबर 1150, तो 1150 से 10 से गया तो मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई 1,10,500। वेजिस जो है वो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44,200 आ गया। और फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें 88,000 टोटल गिवन है, लेकिन 22,000 के लिए है, तो हम पर यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 4 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 10,000, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है फिक्स्ड वेरिएबल। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता उस केसेस में हमें जो ओवरहेड्स गिवन होते हैं उनको हम अबॉर्शन उनका कर लेते हैं, उनको अबॉर्शन करके कि कितना बांटना है उस हिसाब से उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो है अप्रोप्रिएशन करने के लिए उनका जो हमें गिवन है 88,000 उसको 22 से हमने डिवाइड किया तो 4 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44,200 आ गया। तो टोटल हमारा कितना आ गया 1,98,900, ठीक है। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ गई 1,98,900। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाते हैं। थैंक यू।